हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आरएएस सफलता सीरीज नॉट ओनली टेस्ट सीरीज का पहले पेपर का पार्ट नंबर 6, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको आरएएस सफलता सीरीज की क्वालिटी कैसी है उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। अगर अभी तक आपने आरएएस सफलता सीरीज में एनरोल नहीं किया है तो आपको मुलान एकेडमी एप्लीकेशन पे जाना है प्ले स्टोर पे और उसे इंस्टॉल करके डाउनलोड करके उसके बाद में वहाँ आपको मुलान एकेडमी एप्लीकेशन पे आरएएस सफलता सीरीज मिल जाएगी जिसमें एनरोल करना है। चलिए पहले प्रश्न पे मूव करते हैं। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, या उपकला यानी एपिथीलियम ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए विटामिन ई किसके लिए उपयोगी है? तो देखो इसका आंसर होगा उपकला। जो एपिथीलियम ऊतक होते हैं ना, उनके सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन ई का विशेष महत्व है। कहाँ मिलता है विटामिन ई? तो अगर देखें विटामिन ई के सोर्सेज को, तो उसमें एक तो होता है अपना जो गेहूं होता है उसमें मिल जाता है, जो तेल होता है, ठीक है, अंडा होता है, उसकी जर्दी, सोयाबीन, ये कुछ रिच सोर्सेज है विटामिन ई के। बाकी विटामिन ई के टैबलेट्स भी मिल जाएंगे। और यह कोशिका कला की सुरक्षा, जो कोशिका कला होती है ना, उसकी सुरक्षा करती है और जननिक एपिथीलियम की वृद्धि करती है और पेशियों को क्रियाशील बनाने के लिए उत्तरदायी है। पेशियों को क्रियाशील बनाए रखता है कौन? विटामिन ई। इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं और प्रजनन के अंदर इसका विशेष योगदान होता है। अब प्रजनन में विशेष योगदान होता है तो सीधी सी बात है, अगर विटामिन ई की कमी होगी तो क्या होगा? जनन क्षमता में कमी हो जाएगी, जननांग कमजोर हो जाएंगे और पेशियां कमजोर हो जाएगी और सौंदर्य है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तो विटामिन ई गेहूं से, अंडों की जर्दी से, सोयाबीन से या तेल से मिलता है। एपिथीलियम ऊतकों की वृद्धि में इसका विशेष योगदान है। साथ ही जनन अंगों की क्षमता में कमी हो जाती है, इसकी कमी से जननांग कमजोर हो जाते हैं और पेशियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? विटामिन ई के बारे में। एक प्रश्न है आपसे, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपको इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्न का मिलान करें, मतलब कुछ रोग है वो शरीर के कौन से अंगों से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? मोतियाबिंद किससे संबंधित है? पीलिया, मधुमेह और स्टेमेटाइटिस। तो देखो जो मोतियाबिंद है वो किसको प्रभावित करता है? ये आंख से संबंधित है, आंख को प्रभावित करता है। मोतियाबिंद आंख से संबंधित है, आंख को प्रभावित करता है। इसके बाद में जो पीलिया है वो यकृत को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? यकृत को। और मधुमेह पाचन ग्रंथि को प्रभावित करता है। और स्टेमेटाइटिस है, ये जीभ को प्रभावित करता है। तो इसका मतलब मोतियाबिंद का संबंध आंख से हो गया, पीलिया का संबंध यकृत से, मधुमेह का संबंध पाचन ग्रंथि से और स्टेमेटाइटिस का संबंध है जीभ से। स्टेमेटाइटिस अलग शब्द है, ये आपको पता नहीं होगा। अब आपको इसे ध्यान रख लेना है, कनेक्ट कर लेना है, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो हम उसे सुमेलित कर सकें। स्टोमेटाइटिस जीभ से संबंधित है। फाइलेरिया पैदा किया जाता है। फाइलेरिया होता है जो आपको चित्र में दिख रहा है, इस प्रकार का रोग होता है। वो किसके द्वारा पैदा होता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा, वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई के द्वारा, एक्सकेरिस लंबिकोइडीज द्वारा, या फिर एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। तो देखो फाइलेरिया है ना, वो वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई के द्वारा पैदा किया जाता है। क्या होता है वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई? तो एक सूत्रकृमि होता है वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई और उसके कारण फाइलेरियसिस नामक रोग हो जाता है। और इस प्रकार का जो शरीर के अंदर थोड़ा सा बेडोल बना जाता है पैरों में, हाथों में, उसे क्या कहते हैं? फाइलेरियोसिस रोग कहते हैं। और उसका कारण क्या है? वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई नाम का एक सूत्रकृमि है, वो इसके लिए उत्तरदायी है। कौन? वुचेरेरिया बैंक्रोप्टाई नाम का सूत्रकृमि है, वो फाइलेरियोसिस रोग के लिए उत्तरदायी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। एथलीट फुट, इस रोग का क्या कारण है? जीवाणु, प्रत्युजन यानी एलर्जी, कवक, या फिर विषाणु यानी वायरस? तो इसका आंसर होगा एथलीट फुट होता है ना, वो फंगस के कारण होता है। एथलीट फुट का मतलब है एक ऐसी बीमारी जिसके कारण शरीर का जो पैर वाला हिस्सा है वो फूल जाता है, वो बेडोल हो जाता है और
मतलब भारी हो जाता है, यानी हाथी की तरह उसका पैर हो जाता है, उसे कहते हैं एथलीट फुट। और ये किसके कारण होता है, तो एक कवक के द्वारा होता है और एक प्रकार की छुआछूत की बीमारी है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ये जा सकती है। ये ट्राइकोफाइटोन नामक द्वारा कवक द्वारा होती है। अगर पूछे कि चलो कवक से तो है, एथलीट फुट किसके कारण फैलता है, कवक के द्वारा, लेकिन कौन से कवक के द्वारा, तो इसका नाम है ट्राइकोफाइटोन। क्या नाम है, ट्राइकोफाइटोन के द्वारा इस रोग का फैलाव होता है। और इस रोग का रोगी है तो उसका एक तो पैर में सूजन जैसे दिखाई देगी, एक पैर में जलन महसूस होगी। ठीक है, तो एथलीट फुट कवक फंगस रोग है और ट्राइकोफाइटोन नामक कवक के द्वारा ये फैलता है। 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग का उपयोग कहाँ होता है बताओ, मिष्ठान की चीज़ों के बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिकीकरण के निर्माण में, ऑटोमेटिक उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी शल्यकर में, या फिर डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। तो जो 3D प्रिंटिंग है इसका प्रयोग सारी जगह होने लग गए हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, इन सारी ही जगह 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि आजकल मिठाई भी बनाई जा रही है ना, वो भी 3D प्रिंटिंग का उपयोग करते हुए बनाई जा रही है, 3D मुद्रण का उपयोग करते हुए बनाई जा रही है। बाकी जैव इलेक्ट्रॉनिकीकरण के निर्माण में तो होता ही है, और ऑटोमेटिक उद्योग में 3D प्रिंटिंग का उपयोग होता है। 3D प्रिंटिंग से क्या करते हैं, ऑटोमेटिक उद्योग में जैसे अगर किसी प्रकार का अनुप्रयोग करना है तो पहले उसका जो डेमो बनाएंगे वो 3D प्रिंटिंग में प्रिंट किया जाएगा, और उसका वहाँ पे उसको प्रैक्टिकल किया जाएगा, और उसको बाद में इम्प्लीमेंट किया जाएगा कहाँ पे, जहाँ पे वास्तविक उसका उपयोग हमें लेना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इन सारी ही जगह 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जा रहा है। आजकल तो जो कैंडी होती है, चॉकलेट होती है, उनको बनाने में 3D प्रिंटिंग का उपयोग किया जा रहा है, तो इसका सारी जगह अनुप्रयोग है। आगे चलते हैं, कायी कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, जिसे हम कहते हैं सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो देखो इसका प्रयोग होता है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग करने के लिए। क्लोनिंग का नाम सुन रखा होगा ना, यानी किसी जो मूल जंतु होता है उसी की तरह दूसरा जंतु बनाने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, शॉर्ट में हम उसे क्लोनिंग कहते हैं, लेकिन अगर फुल फॉर्म उपयोग करें तो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी कायी कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर यानी केंद्रक, यानी कायी कोशिका न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी, कोशिका के अंदर केंद्र को निकाल कर उससे एक नए जीव का निर्माण किया जाता है। कोशिका का केंद्रक निकाल लो और उस केंद्रक का उपयोग करते हुए नए जीव का निर्माण करो। इससे क्या होगा, क्योंकि जो देही कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो अब उससे क्या होगा, जो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक नया जीव अस्तित्व में आ जाएगा। और ये कैसा दिखेगा, क्योंकि उसमें जो गुणसूत्र है सेम टू सेम पिछले वाले से लिए गए हैं, तो जो पिछला जीव है वैसे का वैसा ये नया जीव अस्तित्व में आएगा। और इसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोनिंग। आज के 10-15 साल पहले जो मूवीज आती थी इसमें इन शब्दों का उपयोग, क्लोनिंग का उपयोग किया गया कि भाई उसे उसके जैसा ही बंदा बना दिया। हालांकि ये चीज़ें अभी ज़्यादा निकल के आई है, उभार में आई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी और इस क्षेत्र में जो नवाचार हो रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। तो अब ये बेहतर तरीके से होती जा रही है, और भविष्य में आने वाली समय में हो सकता है कि हर व्यक्ति के क्लोन उपलब्ध हो, मौजूद हो। ये भविष्य की बात है। आगे चलते हैं, संघ के बजट यानी केंद्र का जो बजट है, इनमें से कौन से व्यय है जो गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत आते हैं। हमें कुछ व्यय दे रखे हैं, यानी सेंटर के जो खर्चे होते हैं, चाहे कैपिटल हो चाहे रेवेन्यू हो, उसमें कौन से एक्सपेंडिचर है जो गैर योजनागत है। ब्याज की अदायगी, रक्षा के व्यय, वेतन या पेंशन, या फिर सब्सिडी। तो देखो इसमें से ये सारे ही है ना, ये सारे के सारे गैर योजनागत व्यय होते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि ये गैर योजनागत व्यय क्या होता है। तो गैर योजनागत व्यय का तात्पर्य है वे व्यय, वो खर्चे जो जैसे पहले तो योजना आयोग होता था वो, अब हो गया नीति आयोग। ये एक प्लान बनाते हैं 5 साल का, 3 साल का, 1 साल का, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग खर्चा अगर आता है जिस उस कैटेगरी में आता है तब तो होता है योजनागत व्यय। अगर उसके अधीन ये व्यय शामिल नहीं होते तो वो गैर योजनागत व्यय हो गए। यानी नीति आयोग या योजना आयोग की जो प्लानिंग होती है 5 साल की, 3 साल की, उसके तहत जो खर्चे किए जाते हैं वो तो योजनागत, और उनके अलावा जो बच गए वो गैर योजनागत। ठीक है, अब प्रश्न ये बनता है कि ये
योजनागत है या नहीं, तो ब्याज अदायगी योजनागत नहीं है, रक्षा व्यय योजनागत नहीं है, वेतन और पेंशन योजनागत नहीं है, और जो सब्सिडीज है ये भी योजनागत नहीं है ना। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये सारे ही गैर योजनागत व्यय हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे सामने दो कथन दे रखे, एक कथन दे रखे, दूसरा उसका कारण दे रखा है। हमें बताना है और सही जो ऑप्शन है उसका चयन करना है। पहला कथन है मानव विकास सूचकांक, जिसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एसडीआई कहते हैं, और दूसरा है सतत विकास लक्ष्य, जिसे हम एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। इनके ऊपर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कहने का मतलब ये हो गया कि आप मानव विकास सूचकांक को देखते हैं और टॉप के भारतीय राज्य आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, 1 2 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, और फिर आप एसडीजी लक्ष्य है ना, उसके आधार पर इनमें जो अच्छा काम कर रहे हैं उन राज्यों को आइडेंटिफाई करते हैं, 1 2 3 नंबर रैंकिंग देते हैं। अब ये कहता है कि इसमें धनात्मक संबंध है, यानी जो एसडीजी अच्छा है उसका मानव विकास सूचकांक भी अच्छा है उसी राज्य का। क्या ये बात सत्य है क्या? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप देखते हो जो केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या कुछ जो ऐसे विकसित राज्य जैसे अंडमान निकोबार, जो दिल्ली हो गया, ये कुछ ऐसे क्षेत्र जो विकसित है वो एसडीजी में भी अच्छा कर रहे हैं, वो मानव विकास सूचकांक में भी अच्छा कर रहे हैं, एसडीआई में भी अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो इनके बीच में धनात्मक संबंध है कि नहीं। अब दूसरा कि इसका कारण क्या है, तो एसडीजी लक्ष्य है ना, उसका आधारभूत आयाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का आधारभूत आयाम क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन शैली। एसडीजी के 17 गोल्स है ना, अगर उसको कनेक्ट करते हैं, जैसे गरीबी, पेयजल, ये सारी चीजें उसमें समाहित होती है, और ये अच्छी होगी तो क्या होगा, मानव विकास सूचकांक भी अच्छा होगा। तो ये इसका कारण है पहले का, बिल्कुल है। तो इस प्रकार ये कथन और कारण दोनों सत्य हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य है, और आर कथन एक ही सही व्याख्या करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक। विश्व खुशहाली सूचकांक में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पे था? 2022 की बात कर रहे हैं, तो 2022 में भारत है ना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136वें नंबर पे था। कौन से नंबर पे? 136वें नंबर पे। लेकिन अभी जो 2023 की रिपोर्ट आई है, 2022 में भारत की रिपोर्ट रैंक क्या थी? 136वीं। लेकिन 23 में भारत कौन से नंबर पे? 125 में। यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत प्रदर्शन बेहतर हुआ है, लेकिन 125वें स्थान पे, यानी हालत हमारे बहुत खराब है। टॉप पे कौन किसे माना जा रहा है? तो जो फिनलैंड है वो टॉप पे रहा, लगातार छठी बार टॉप पे रहा है फिनलैंड, पिछली बार भी टॉप पे ही था। डेनमार्क दूसरे नंबर पे। तो फिनलैंड, डेनमार्क ये पहले दूसरे नंबर पे हो गए। अगर इंडिया की बात करें तो इस बार 125, पिछली बार 136, यानी 11 स्थान का फर्क पड़ा है। और सबसे खराब की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में। कौन? अफगानिस्तान सबसे लास्ट में। तो फिनलैंड, डेनमार्क, फिर लास्ट में देखते तो अफगानिस्तान, और इंडिया 136 पिछली बार, इस बार 125। याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? भारत सरकार है वो मेगा फूड पार्क को डेवलप कर रही है और इनको प्रोत्साहित कर रही है कि अधिक से अधिक मेगा फूड पार्क बनाए जाए। तो कारण क्या है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाना। 2 नंबर का कथन है खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय को घटाने हेतु। और कथन नंबर 3 है उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां उपलब्ध करवाना। तो मेगा फूड पार्क का जो पर्पज है, क्या है वो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सारे ही कथन सत्य है इसके। ये ऑप्शन डी इसको कर लेना है हमें। अभी तक भारत सरकार ने 24 मेगा फूड पार्क बना दिए हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए उत्तम अवसंरचनाएं डेवलप करना बिल्कुल है। खराब होने वाले जो पदार्थ है उनको थोड़ा सा, मतलब जैसे सब्जी हो गई या फिर ऐसे पदार्थ जो जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, या जो अपव्यय होता है, जो खराब हो जाती है चीज़ें, उनको कम करने इसका उद्देश्य है। और जो इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी बेहतर किए जाए, ये प्रयास सरकार का रहेगा। तो ये तीनों ही उद्देश्य हैं। 24 मेगा फूड पार्क स्थापित हो चुके हैं। पहला देखें तो सीनी मेगा फूड पार्क हुआ था चित्तूर आंध्र प्रदेश में, और अभी 24वां स्थापित किया गया केरल राज्य औद्योगिक देव क्रॉप लिमिटेड। केरल राज्य औद्योगिक देव क्रॉप लिमिटेड, ये अलापुझा केरल के अंदर अवस्थित है। यानी केरल में 24वां, पहला कहाँ था? चित्तूर आंध्र प्रदेश में था, जिसका सीनी मेगा फूड पार्क नाम रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में
टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र कौन सा होता है? सेवा सेक्टर। उसमें क्या शामिल होता है? व्यापार और परिवहन, वित्त और वास्तविक यानी स्थावर संपदा, वानिकी और मत्स्य। क्या शामिल होगा सर्विसेज में? तो देखो इसमें व्यापार और परिवहन शामिल होगा, बिल्कुल होगा, और वित्त यानी फाइनेंस शामिल होगी, बिल्कुल होगी, और वानिकी और मत्स्य तो फसल क्षेत्र में आएगा ना कि सेवा क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा इसमें समाहित होगा, तीसरा नहीं होगा। टर्सरी सेक्टर जिसे हम सेवा सेक्टर भी कहते हैं, तो दो सेक्टर कौन से हो गए? एक तो कृषि, एक सेवा, एक उद्योग। ठीक है। सर्वाधिक योगदान किसका है? हमारी जीडीपी में, भारत की जीडीपी में तो सेवा का योगदान है। और क्या क्या शामिल होता है? तो व्यापार, यातायात, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन कहते हैं ना वो, फाइनेंस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कल्चर, मनोरंजन, लोक प्रशासन और लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीज़ें जो सेवा की कैटेगरी में आती है ना वो सारी इसमें शामिल होती हैं। और जो सर्विस सेक्टर है इस बार कितना ग्रो किया है? तो 2023 में 9.1% की रेट से ग्रो किया है और पिछली बार 8.4% की रेट से ग्रो किया था। यानी इस बार सर्विस सेक्टर की ग्रोथ कितनी रही है? 9.1% रही है 2022-23 में। ठीक है, तो सर्वाधिक योगदान भी किसका है? सर्विस सेक्टर का ही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं, जो सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। सर्विस सेक्टर में क्या शामिल होता है? हमने देख लिया कि टूरिज्म हो गया, फाइनेंस हो गया, इसके अलावा देखो क्या क्या आ गया, यातायात हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, कल्चर हो गया, मनोरंजन, लोक प्रशासन, ये सारी चीज़ें इसमें समाहित होती है और 9.1% की रेट से ये ग्रो किया है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है? इन योजना आयोग ने गरीबी रेखा को कितना माना है? शहरी क्षेत्र में कितने रुपए प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति, कंजम करने वाला व्यक्ति, और शहरी ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन कंजम्पशन करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं और 26 रुपये प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं तब आप गरीब नहीं हैं, और शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और प्रतिदिन 32 रुपये खर्च कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं माने जाओगे। ठीक है, गरीबी रेखा, तो गरीबी रेखा वही ये लिमिटेशन रख दी कि इससे ऊपर अगर आप कंजम्पशन करते हो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में तो आप गरीब नहीं हो, यानी ये वाली जो लाइन है वो गरीबी रेखा हो जाएगी। और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमों से अलग है। जो हमारा एमजी नरेगा है वो अन्य कार्यक्रमों से अलग कैसे है? ये रोजगार की एक योजना होकर कानूनी व्यवस्था है, ये शहरी क्षेत्रों में भी लागू है, ये वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिनों का रोजगार मिलता है, या रोजगार के आवेदन से 1 महीने के भीतर रोजगार देना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो एमजी नरेगा है ये एक कार्यक्रम नहीं है, मात्र ये एक योजना नहीं है, जबकि एक कानूनी व्यवस्था यानी खुद में एक अधिनियम है। ये एमजी नरेगा 2005 में ये प्रभाव में आया था और 2009 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई? 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत हुई और सितंबर 2005 में पारित हो गया था। पारित कब हुआ? एससीपीटी 2005 में पारित हो गया और ये ग्राउंड पे काम करना 2 फरवरी 2006 से इसको शुरू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 यानी जो गांधी जयंती तब इसका नाम बदलकर एमजी नरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। ये किसी वित्तीय वर्ष में जो परिवार का सदस्य है और काम करना चाहता है, एक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाता है, और कुछ क्षेत्र जैसे 150 दिन का भी करवाता है और राज्य सरकार चाहती तो 200 दिन का भी कर देती है कुछ। इस कानून में प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम जो 33% है ना वो महिलाएं होनी चाहिए। यानी अगर 3 व्यक्ति रोजगार ले रखे हैं एमजी नरेगा के तहत तो उसमें से 1 महिला होनी आवश्यक है। और इसका क्रियान्वयन कौन करती है? तो ग्राम पंचायत इसका क्रियान्वयन करती है। और लाभकर्ता कौन होता है? तो परिवार, व्यक्ति नहीं होता इसका लाभकर्ता, इसका परिवार होता है। यानी 100 दिन मिलेंगे ना रोजगार के, वो एक परिवार को मिलेंगे, ना कि एक व्यक्ति को। यानी एक परिवार को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी सरकार प्रदान कर रही है और इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है वो ग्राम पंचायत है, जीपी है अपनी। अगला प्रश्न, स्फीति दर में होने वाली तीव्र वृद्धि का आरोप कभी कभी आधार प्रभाव पर लगाया जाता है। ये आधार प्रभाव क्या है? आधार प्रभाव का मतलब क्या हो गया? देखो, मुद्रास्फीति क्या होगी? मुद्रास्फीति का मतलब हो गया, स्फीति का मतलब महंगाई। और अब आप कहोगे कि महंगाई का कारण है जो आधार वर्ष आपने मान रखा है ना वो। अब इस बात को कहते हैं आधार प्रभाव।
तो ये विगत वर्ष की कीमतों का स्फीति दर की गणना पर आया प्रभाव है। क्या है? विगत वर्ष की कीमतों पर स्फीति की गणना का आया प्रभाव क्या हो जाता है? आधार प्रभाव हो जाता है। यानी पिछले वर्ष जो कीमत थी ना, अब वो क्योंकि देखो कैसे महंगाई का मापन कैसे करते हैं, महंगाई मापन कैसे करते हैं, जैसे कोई वस्तु 100 रुपए की है और अगले साल ये 120 रुपए की होगी, अगले साल 120 रुपए की होगी, तो महंगाई कितनी बढ़ गई? एक 20% महंगाई बढ़ गई। अब मान लीजिए इससे पिछले साल वो वस्तु 118 रुपए की थी, ठीक है, अब कितनी बढ़ी? अगर इससे पिछले वाले साल में तुलना करें तो वो सिर्फ 2/118 बढ़ेगी, लगभग 2% के आसपास बढ़ेगी। और ऐसे कितना बढ़ रही है इस बार के आधार प्रभाव के कारण? क्योंकि 100 रुपये माना है आधार, तो ये 20% बढ़ रही है। तो अब यही दिक्कत को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, बाद में एक आधार वर्ष डिसाइड किया गया कि उस वर्ष की रेट के आधार पर डिसाइड करेंगे कि महंगाई कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है। तो इसे कहते हैं आधार प्रभाव। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF कहते हैं जिसे हम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका प्रमुख कार्य क्या है? बैंक से अंतर्राष्ट्रीय जमा राशि की व्यवस्था करना, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना, विश्व बैंक की निजी क्षेत्र उधारदाता शाखा के रूप में काम करना, या विकासशील देशों के लिए निवेश ऋण की वित्त व्यवस्था करना। तो देखो, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF है, वो क्या करता है? जो सदस्य देश है उनका जो भुगतान संतुलन होता है ना, जैसे जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर जो RBI कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कार्य करता है कौन? IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और ये बाकी जो कार्य दे रखे हैं ना, ये वर्ल्ड बैंक के कार्य दे रखे हैं। अब IMF की बात करें तो IMF और वर्ल्ड बैंक, इनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है और स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। कहाँ पे? US में। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? तो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC के अंदर है। और क्या जिम्मेदारियां हैं? मौद्रिक सहयोग देना, ये भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं का समाधान करना, और बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करना। यानी अगर आप ABCD 4 देश है, अगर आप इस तरह से भुगतान को इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट करना चाहते हैं कि आपको A देश को B देश की करेंसी पर विश्वास नहीं है, तो इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं उनका सॉल्यूशन कौन करता है? इनका सॉल्यूशन IMF करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करता है। ठीक, तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है, तो देर मत करें, मुलान एकेडमी एप्लीकेशन पे जाए और हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोलमेंट करें। आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। कितने? 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल जाएंगे एग्जाम तक। और इतने अच्छे पेपर अगर आप दोगे, परीक्षा से पहले अनुभव करोगे, तो सीधी सी बात है, आपका प्रीलिम्स निकलना बेहद आसान होने वाला है। बाकी आप समझदार हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।